नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य क्लासेज पीआर सर में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य का आज का अपना वीडियो रहेगा और इसमें हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 9 फिराक गोरखपुरी और उनकी जो है रुबाइयाँ और गज़लों के बारे में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। लाइक ज़रूर करें, एक लाइक हमें सपोर्ट देता है और इसी सपोर्ट के सहारे ही हम और बेहतरीन उत्साह के साथ आपके लिए नए नए वीडियो लेके आएंगे। तो और कमेंट करके राय ज़रूर बताएं, क्या है कमी है तो कमी, और अच्छा चल रहा है तो अच्छा, उसके बारे में जैसा भी आपको लगे उचित राय अपनी ज़रूर दें। और शुरू करते हैं वीडियो। तो फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। फिराक की रुबाइयों में भाषा का यह रूप हिंदी के किस कवि की समानता रखता है? तो ये है वो सूरदास जी के बराबर है। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी इस प्रकार का है। अगला 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चांद का टुकड़ा वाक्य किसके लिए आया? तो ये पुत्र के लिए आया। माँ अपने गोद में पुत्र को लेकर के वो जिद पर अड़ जाता है। अगला भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक यानी चमक, ये पद्यांश किसके लिए आया है? किसके लिए आत्मा है? पद्यांश किसके लिए आत्मा है? तो ये माँ के लिए है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों जो है वो आपको ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। देख आईने में चांद उतर आया। पंक्ति में माँ बच्चे को दर्पण में किसका प्रतिबिंब दिखाती है? प्रतिबिंब मतलब उसी का रूप, तो यह है चांद का रूप। माँ बच्चे को आईने में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है क्योंकि बच्चा चांद लेने की जिद पर अड़ा रहता है या अड़ जाता है। तो खाली जगह या एक पंक्ति के शब्द है। फिराक गोरखपुरी पूरा नाम तो रघुपति शाही फिराक, ये इनका पूरा नाम है। फिराक गोरखपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो विद्यार्थियों 1896 को 28 अगस्त को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। हिंदी साहित्य के या अनिवार्य के जो भी 80-70% कवि हैं वो उत्तर भारत के ही हैं। फिर है अगला क्वेश्चन है जो है 4था नंबर का भी महत्वपूर्ण है। प्रकृति और मौसम और भौतिक सौंदर्य के शायरी का विषय बनाते हुए वाक्य है, तो यह है फिराक गोरखपुरी ने ही कहा है। अगला क्वेश्चन 5वां का भी महत्वपूर्ण है। 6वां भी महत्वपूर्ण है। रुबाई क्या है? रुबाई उर्दू फारसी का छंद लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती है। तो इस प्रकार ये है। 5वां प्रश्न है फिराक की रुबाइयों में भाषा के किस रूप का अनूठा गठबंधन दिखाई देता है? तो लोक भाषा, स्थानीय भाषा कहाँ में ली गई है। अगला 7वां प्रश्न का भी महत्वपूर्ण है। पर्दा खो मेरे पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले से पंक्ति क्या कहना है? मतलब अपनी बुराइयों या ऐसे लोग जो दूसरों की बुराई करते हैं या दूसरों में कमियां निकालते हैं, वे वास्तव में दूसरों की कमियां नहीं निकाल के अपनी खुद की कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। यही इसका अर्थ है। यानी आप मारड़ी में किया करना, चुगली करना। हाँ, अगला क्वेश्चन जो विद्यार्थियों वो है, यह है 2 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, जरूर इसको याद करें। किस्मत हमको रोले वे हम किस्मत को रोले, पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस पर 2 उत्तर है दोषारोपण का, कि दोनों दोषारोपण कर रहे हैं। किस्मत जो है वो मनुष्य पर दोष डालती है और मनुष्य किस्मत पर दोष डालता है, क्योंकि जो है वो किस्मत हमको रोले, किस्मत कहती है तुमने मेहनत नहीं की, और हम कहते हैं कि हमारी किस्मत ने हमें मेरा साथ नहीं दिया। तो इस प्रकार ये इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है 4था नंबर महत्वपूर्ण है। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले है, पंक्ति से कवि का आशय क्या है? तो जीवन में हम किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो कुछ देना भी पड़ता है, ये इसका सीधा अर्थ है। मैं ये बता दूं आपको कि संतुलन होना जरूरी है। हम किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो उसके प्रति समर्पित होना भी जरूरी है। समय को खोकर और समर्पित करके ही हम प्रिय के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जितनी हम मेहनत करते हैं उतना ही हमें फल मिलता है। जितनी अच्छी करेंगे उतना अच्छा लक्ष्य प्राप्त, बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। सब में सन्नाटे रात्रि में कुछ बोले ऐसे कवि क्या आशय है? कवि प्रकृति के जड़ पदार्थों को भी चेतन स्वरूप बना दिया है। कवि कहता है कि रात के अंधेरे में खामोशी भी मनुष्य को संदेश देती है। हमें इसको भी सुनने और समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृति के प्रत्येक जड़ पदार्थ भी हमारे लिए प्रेरणादायक है यदि हम उसकी तरफ ध्यान दें। तो कहने का उद्देश्य यह है कि हमें जड़ पदार्थों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम चेतन पदार्थों को देते हैं। रक्षाबंधन किस रूप में व्याख्यात्मक प्रश्न है। तो इसमें आपके रस की पुतली छाई है, घटा गगन में है, तो बादलों की घटा छाई हुई है, और रक्षाबंधन श्रावण की तो होती है, तो उस प्रकार वातावरण होता है या मौसम वैसा होता है। बिजली भी चमकती है और बिजली की तरह चमकती हुई वो जो राखी है ये है। तो प्रसंग ऐसे लिखना विद्यार्थियों, आपको पहले संदर्भ लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रसंग में कवि का उल्लेख करना है। अवतरण, प्रस्तुत अवतरण फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित जो है वो रुबाइयों या गज़ल है तो गज़लों से लिए गए हैं,
और फिर व्याख्या इस प्रकार अलग से करनी है आपको। और विशेष में आप भाषा लिख सकते हैं, अलंकार लिख सकते हैं, 2-3 बिंदु। अगला अध्याय है विद्यार्थियों भक्तिन का। हिंदी अनिवार्य में गद्य खंड आरोह, जिसमें जो है वो ये है। बाकी अध्यायों का भी अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों, लेकिन भक्तिन का पाठ पढ़ लेते हैं। मेरे भ्रमण की एकांत साथिन भक्तिन रही। महादेव वर्मा की इसका कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्तिन महादेव वर्मा का कभी भी साथ नहीं छोड़ती थी, कहीं भी जाओ हर जगह वो उनका साथ ही रहती थी, इसलिए लिखा है मेरे भ्रमण की एकांत साथिन भक्तिन रही है। चाहे वो जेल में जाना हो या कारावास में जाना हो, हर जगह। तो ये है। अगला क्वेश्चन है 30 महत्वपूर्ण है, भक्तिन की चारित्रिक विशेषता बताइए। तो इसमें भक्तिन स्वाभिमानी है, कर्मठ है और परिस्थितियों का सामना कर सकती है। अंधविश्वासों में यकीन भी था हालांकि, धार्मिक आस्था के साथ, और पूर्ण वफादारी, ये है इनकी चारित्रिक विशेषता विद्यार्थियों। तो इस प्रकार ये भी आपको याद रखना है। तब मैंने समझ लिया कि सेवक का साथ टेढ़ी खीर है, लेकिन लेखिका ने ऐसा क्यों कहा, है ना। लेकिन नहीं है, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। महादेव वर्मा के जीवन में जैसे भक्ति ने प्रवेश, अगले ही दिन भक्ति ने स्नान करके मोटी रेखा खींच करके कोयले से धोती साफ करके जल से छींटे देकर पवित्र करने पहना। पीपल वृक्ष को जलाभिषेक करके नाक दबाकर 2 मिनट जप किया। तो इस प्रकार जब वो ऐसा कर रही थी, इतने जो है वो कार्य कर रही थी या ये अपने कर्म जो कर रही थी, तो तब उसको लगा कि इसके साथ रहना काफ़ी कठिन, टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम है, इसीलिए कहा। महादेव वर्मा का साहित्यिक परिचय ये भी है, प्रश्न अच्छा है। 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और आंदोलनों में भाग लिया, और रचना इनकी है यामा दीपशिखा श्रृंखला कड़ियाँ, अतीत चलते मेरा परिवार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, 1987 में निधन हो गया। तो ये है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये जो पाठ था मैंने आपको समझाया, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।